अक्सर ये कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो दलितों के लीडर थे, क्योंकि उन्होंने दलित एम्पावरमेंट के बारे में बात कही है और उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी अपने समाज के लोगों की बाइख्तियारी के लिए। उनका पूरी जिंदगी जो है अपने लोगों की तरक्की, उनकी बाइख्तियारी, उनके खिलाफ हो रहे तमाम इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ने में, उनके हुकूक की हिफाजत करने में गुजर गई। लेकिन बी आर अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का लीडर कहना या शेड्यूल कास्ट का लीडर कहना यह बेमानी होगी। और क्योंकि ही इज अ नेशनल लीडर, ये कौमी सतह के लीडर थे। अगर उनका रोल देखा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी में, और जिस तरीके का मास्टरपीस आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका बहुत ज्यादा है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर बाबा साहब अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं होते तो जो नवैयत आपकी आईन की आज दिख रही है शायद वो नहीं होती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये खुसूसियात, वो शख्स जिसको 9 जुबानों पर महारत हासिल थी। वो हिंदी को भी जानते थे, पाली भी समझते थे, संस्कृत भी बोल लेते थे, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी, मराठी भी, पर्शियन भी, गुजराती भी। तो ही वॉज वर्सेटाइल और बहुत सारी जुबानें वो जानते थे। जहां पर गांधी जी को बापू कहा गया, वहीं पर हमारे बी आर अम्बेडकर को बाबा साहब कहा गया। तो बापू और बाबा दोनों का अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान को बनाने में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब की जो शुरुआती दौर थी वो कैसी थी और किस तरह के हालात में उन्होंने जिंदगी जिया। वो क्या चीजें थी जो उनके जहन पर काफी असर डाली थी और किस तरह की किताबें उन्होंने लिखी। तो चलिए उनकी अगली लाइफ के बारे में बात करते हैं। भीमराव रामजी अम्बेडकर, उनकी पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में 1891 में एक गरीब, समाजी तौर से पसमानदा तबके में, एक बहुत ही बैकवर्ड फैमिली में हुई थी। और जो एक इलाका था जो ब्रिटिश ने कायम किया था, एक मिलिट्री कैंटनमेंट कहा जाता था, मोहाव, आज उसे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। और ये इलाका जो है, महाव जो है, वो उस जमाने के सेंट्रल प्रोविंस में था जो आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। बचपन में जो है भीमराव अंबेडकर को भीमा या ये कहें भीमा के नाम से बुलाया जाता था। और वो जो है उनके वालिद साहब के 14 बेटे जो आखिरी थे, 14th और लास्ट चाइल्ड थे, उनके वालिद का नाम रामजी या मालोजी सकपाल एक टाइटल होता था उस जमाने में और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते थे, जिसको बाद में अम्बेडकर ने मना कर दिया रखने से। तो उनके फादर रामजी मालोजी सकपाल वो एक आर्मी ऑफिसर थे और वो एक सूबेदार की हैसियत रखते थे। और उनकी वालदा, उनकी मदर जो थी भीमा बाई सकपाल, जो है वो एक हाउस वाइफ थी। फिर उसके बाद एक बात देखिए कि 1891 में पैदाइश होती है अम्बेडकर की और 1893 में एक जो रिक्रूटमेंट है दलित्स का आर्मी में, उसको बैन कर दिया जाता है कि दैट दलित्स विल नो मोर बी रिक्रूटेड इन आर्मी। फिर जो है आप देखें उनके वालिद साहब रामजी, वो जो है कबीर पंथी थे। कबीर के जो विचार थे उनको वो मानने वाले थे। फिर उसके बाद जो है अब एक कहावत है कि उनके जो चचा थे जो वो एक सन्यासी थे और गोसावी सेक्ट के सन्यासी थे। उन्होंने 1879 में एक बात हो रही थी उनके फादर के साथ, रामजी के साथ, उन्होंने वहां पे एक प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले कुछ सालों में उनके खानदान में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो इतना महान होगा और जो उसकी वजह भी बनेगी कि उनके तबके जो हैं, उनके खिलाफ जो इस्तेसाल होते हैं उसको खत्म करने में
या उनकी जिंदगियों को आसान करने में एक काफी अहम किरदार निभाएंगे। तो ये एक पेशन गोई भी रही उनके अंकल की, और ये इसको सच भी साबित किया था बी आर अम्बेडकर ने। ये भी देख लें कि जो है ओरिजिनली जो थे अम्बेडकर और उनकी फैमिली जो थी महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, और उनका जो नेटिव गांव था, उनका जो गांव अम्बावड़े एक कह के एक गांव होता था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो आज के महाराष्ट्र में है, उनके उस नाम की वजह से ही इनका नाम जो अम्बावेडकर पड़ा था। सो जो है ये देखें कि ये जो नाम अम्बावड़े जो एक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक कास्ट होती थी महार। तो अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ महार कास्ट। महार जो है एक दलित कास्ट होता था, और जो एक ये महार कास्ट एक अछूत माना जाता था, और उनको अलग तरीके का समाजी और माशी जो तासुबात थे उनको बहुत झेलना पड़ता था। और वो कहा जाता था कि दे वेर इन्फीरियर, और वो जितने भी गांव में महंत होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके वो नौकर का काम करते थे, नौकरी का वो जो है वो नौकरी हुआ करते थे। दे वेर जस्ट इन्फीरियर विलेज सर्वेंट्स। और एक कहावत ये भी है कि वेयर देर इज अ विलेज देर इज अ महार वाड़ा, कि जहां कहीं भी एक गांव होगा वहां पे महार वाड़ा जरूर होगा। तो ये भी काफी एक प्रचलन में था, एक बात थी। बी आर अम्बेडकर ने अपनी अर्ली स्टेजेस में काफी डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया, और काफी उन्होंने जैसे वो अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वेटिंग फॉर वीजा, जो 1936 में पब्लिश होनी थी, अनपब्लिश्ड रही। उन्होंने एक बात कही, और मैं उस सेंटेंस को कोट करता हूं जो अम्बेडकर ने लिखा है कि while in the school I knew that children of the touchable classes when they felt thirsty could go out to the water tap, open it and quench their thirst, but my position was separate. I could not touch the tap, and unless it was opened for it by a touchable person, it was not possible for me to quench my thirst. तो इमेजिन कीजिए कि किस तरह का तजर्बा अंबेडकर को अपने स्कूल के टाइम में ही फेस करना पड़ रहा है, कि वो पानी पीने के लिए भी जो टैप, स्कूल के टैप होते थे, उसको ओपन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी छुआछूत थी। उसे कोई बड़ा जो है जो अगली जाति का होगा, जो अपर क्लास का होगा, वही ओपन करता, तो हाथ लगा करके, चुल्लू लगा करके पी सकते थे। और नॉर्मली इस बात को उन्होंने कहा कि जो ये टास्क था कि कौन टैप खोलेगा, ये काम जो है स्कूल का जो चपरासी होता था, स्कूल का जो पियोन होता था, उसको ये चीजें करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि अगर वो चपरासी नहीं होता तो उनको बिना पानी पिए ही स्कूल से लौटना पड़ता, और अपनी प्यास कभी नहीं बुझा सकते थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी ये लिखी, उन्होंने उस सिचुएशंस को काफी बयान किया, उस सिचुएशन कैसे, उसको पूरी चैप्टर लिखा उन्होंने कि नो पियोन नो वाटर। अगर वो पियोन नहीं होता तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता। तो उसके बाद जो जमाने में भी कि कोई भी, जब लोगों को पता चलता था कि अंबेडकर इज फ्रॉम ए दलित कास्ट, एक अछूत जाति से हैं, या उस जमाने में जो अछूतों के साथ होता था कि नहीं, उनको अलाउ नहीं किया जाता था, स्कूलों में अलग से बैठना पड़ता था, काफी हकीर निगाह से देखा जाता था, उनको जरूरत की चीजें नहीं मिलती थी, टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन अंबेडकर भी बचपन से ही एडमेंट थे, और काफी ज्यादा असर्टिव भी थे, आर्टिकुलेट भी थे, काफी जिद्दी भी रहे हैं। उन्होंने अपनी जिद से काफी सारी चीजें की, लेकिन आगे चल करके उनकी जिंदगी में काफी संजीदगी आई, और उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा बदला। खैर जो है राम जी जो उनके वालिद थे, 1894 में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, और रिटायरमेंट के बाद ही दे मूव टू सतारा, जो है एक सतारा इलाका था, 2 साल के अंदर ही वहां पे मूव कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहां से कोरेगांव शिफ्ट कर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कैशियर की नौकरी मिलती है। और जाहिर सी बात है कि नौकरी तो करनी पड़ती है अगर फैमिली को चलाने के लिए। लेकिन जिस तरह का तजर्बा अंबेडकर को कैंटोनमेंट एरिया में था, कैंटोनमेंट एरिया में उतना तरीके का तासुब नहीं था, लेकिन उनको जो तासुब, उनको जो एक डिस्क्रिमिनेशंस, एक सेग्रीगेशंस, एक स्टिग्मा एक कास्ट का जो सतारा में, या आप ये कह दें कि कोरेगांव में और जो है मिला, उतना कहीं नहीं मिला। तो ही हैज टू सफर ए लॉट।
खैर कुछ ही दिनों के बाद जो है जैसे ही वहां से आते हैं उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता कि हिज मदर डाइड। उनके जो बच्चे थे जो उनके भाई थे उनकी जो जो ख्याल रखना था, उनकी जो परवरिश थी, उनकी पैटर्नल आंट थी, उन्होंने किया था। और बहुत ही मुश्किल के हालात थे उस जमाने में। उनके जो दूसरे जो भाई थे और बहनें थे जो अम्बेडकर के उतना बेहतर नहीं कर पाए पढ़ाई में। अम्बेडकर वॉज द ओनली वन हु पास द एग्जामिनेशन एंड हु वेंट टू द स्कूल्स। जो है जो हमने बताया था कि वो काफी पढ़ने में तेज थे और काफी शौक भी था उनको पढ़ने का। और जिस गांव से आते थे अम्बावड़े, उस जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में था, उसी नाम उसकी उनकी गांव के नाम की वजह से ही उनका नाम जो है अम्बा वेडकर जो है अम्बा वाडेकर उनका नाम पड़ा था, जो उनका नाम लिखवाया गया था स्कूल में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अंबेडकर के जो टीचर थे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना टाइटल जो अंबेडकर था वो टाइटल जो है अंबेडकर को दिया। वो अंबेडकर टाइटल उनके गुरुजी का था, जो एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी काफी अच्छा रवैया रखते थे और ये उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि जब जो है अंबेडकर जो है नॉमिनेट होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वहां पर इससे उनको काफी अच्छा फील होता है। उन्होंने काफी एक वार्म लेटर लिखते हैं अंबेडकर को, खुशी का इजहार करते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ जो तालिबे इल्म है वो इस मुकाम को पहुंच गया है कि आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी एक नुमाइंदगी दर्ज करा रहा है। फिर अंबेडकर ने भी अपनी ताउम्र जो है अपने टीचर को बहुत माना, उसे ग्रेट गुरु का खिताब भी देते हैं अपनी जिंदगी में। खैर, तो ये एक टीचर एंड टॉट का एक लगाव होता है। जब एक आपको नहीं पता होता कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा टीचर एक दूसरे की जिंदगी पर असर डालते हो और उससे इतना मुतासिर होते हो। कभी कभी टीचर जो है स्टूडेंट के कैरियर को शेप करता है, कभी कभी स्टूडेंट भी होते हैं जो टीचर के कैरियर को शेप करते हैं। और यही चीज आपको जो है अंबेडकर के केस में देखने को मिलती है कि कैसे उनके जो है टीचर ने उनको शेप किया है जो है। तो कभी कभी जिंदगी में लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी तरक्की में काफी साथ देते हैं। खैर, 1901 में रामजी सकपाल जो थे, जो उनके जो वालिद थे जो है, उन्होंने अपने दोनों बेटों को और अपने एक जो है ग्रैंडसन को बुलाया कि आइए कोरे गांव में और गर्मियों की छुट्टियां यहीं बिताते हैं। और वहां से सतारा से उनको दे हैड टू ट्रेवल टू द मसूर, जहां पर जो कोरे गांव था वो 10 मील ज्यादा दूर था। वो एक प्रपोजिशन ये था कि बच्चे जो है वहां पर उन अपने वालिद के साथ ये वक्त गुजारेंगे और दे हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन। इसमें काफी उन्होंने, जब उनको ये हुआ कि नहीं गर्मियों की छुट्टियां जो है वो अपने फादर के साथ गुजारेंगे, तो वो एक दे हैड मेड अ ग्रेट प्रिपरेशंस और नए कपड़े सिलवाते हैं छुट्टियों के लिए। और जब ट्रेन से वो जो है मसूर पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि दैट देयर फादर्स डिड नॉट कम। उनके वालिद साहब उनको जो है स्टेशन पर छोड़ने नहीं आते। बाद में उनके पता चलता है कि जो उन्होंने खत लिखा था अपने वालिद को कि वो लोग आ रहे हैं इस ट्रेन से, वो खत उन तक पहुंचा ही नहीं। और खैर, वो उन्होंने कहा कि जब वो वालिद लेने नहीं आए तो उन्होंने एक जो है कार्ड हायर किया, एक कार्ड जो है उसमें कोरे गांव के लिए। जब उस गाड़ी वाहक को पता चलता है कि ये लोग महार जाति से हैं, तो वो जो है जो वाहन चलाने वाला जो है वो कार्ड जो है उसने मना कर दिया कि नो, वी विल नॉट अलाउ यू टू सेट इन द कार्ड। तो ये एक तजर्बा जो है, अब ये देखिए कि कितना एक बुरी तरीके से कि एक यंग एज में ही जो है अंबेडकर को और उनकी फैमिली को मिलता है। जो फिर उसी तरीके से जो है स्टेशन मास्टर को जो है जो से बात करने के बाद एक कार्ड को किसी तरह से लेकर आते हैं एंड देन दे रियलाइज कि नहीं, कि दे हैव टू पे द डबल फेयर, दुगुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा, तभी जाकर के उसमें उसको उस गाड़ी के साथ वो जा सकते हैं अपने फादर के। और जब रास्ते में थे जो है वो खाना खाने का मामला हुआ जो अपने घर से लेके आए थे,
तो वो खाना खा लिया और फिर पानी पीने की बात हुई, तो जहां जहां भी गए पानी के लिए कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। खैर अब जो है भीम न्यू दैट ही वाज अनटचेबल एंड हैड टू सफर ऑल द ह्यूमिलिएशन, जितने तरीके का चीजें हैं उसको वो झेलना ही है। और ये सारी चीजें वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है वेटिंग फॉर ए वीजा उसमें लिखते हैं। और वो कहते हैं, एक स्टेटमेंट है वेटिंग फॉर द वीजा, दैट दिस इंसिडेंट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन माई लाइफ। आई वॉज अ बॉय ऑफ 9 when it happened, but it has left an indelible impression on my mind। तो कहते हैं कि ये जब मैं 9 साल का लड़का था तब ये मेरे साथ हुआ था, और ये चीज आज भी मेरे जहन पर लिख चुकी है कि इस तरह का तासुब हमें देखने को मिलता है। मैं आपको कहूं कि अंबेडकर जो थे अपने कास्ट में ही नहीं, हिंदुस्तान में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे उस जमाने में। अगर उनका एजुकेशन का करियर देखा जाए तो काफी वो रिगरस रहा है, बहुत मुश्किलों से पढ़ाई की, लेकिन बहुत ही अच्छी उन्होंने डिग्रीज हासिल की जो आज भी नामुमकिन है। और हमने आपको बताया ही था कि कितनी नॉलेज, कितनी जुबानों के माहिर थे वो। 1906 में जब वो 15 साल के थे, उनकी शादी एक 9 साल की बच्ची के साथ हो जाती है, जिनको हम रामाबाई के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो है अक्सर उनको काफी तासुब झेलना पड़ता था स्कूलों में। कभी पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को नहीं मिला उनके टीचर्स के साथ, हमेशा दरकिनार किया जाता था। तो हमेशा जो है खाली वक्त में वो निकल आते थे और स्कूल के बाहर जो गार्डन होता था वहां पे रहते थे, वहां पे अकेले पढ़ते रहते थे। और उस जमाने में एक प्रिंसिपल थे, क्या नाम है, विल्सन हाई स्कूल का, जिनका नाम था कृष्णा अर्जुन राव केलुस्कर। इनका काफी यो रोल रहा। ये भी पार्क आते थे, उन्होंने अंबेडकर को देखा वहां पे पढ़ते हुए, तो काफी वो उनकी सिंपैथी हुई। उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया अंबेडकर को। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स केलुस्कर बिकम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ अंबेडकर। 1907 में वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस को पास कर जाते हैं, और फिर जो है ही इंटर्ड जो है एल्फिंस्टन कॉलेज, जो अभी मैं बता रहा था, एंड दैट एल्फिंस्टन कॉलेज वाज एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और मैं आपको कहूं कि जब वो मैट्रिकुलेशन पास किए थे तो ये कहा जाता कि ही वाज द फर्स्ट महार टू पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स। तो ये उनकी कास्ट के लिए, अपनी बिरादरी के लिए काफी नाम का सबब बना, काफी सेलिब्रेशन भी हुआ। फिर उसके बाद उनको एक बैचलर डिग्री में जो है करते हैं इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1912 में। देन ही टुक अप सम एम्प्लॉयमेंट इन विद द बड़ौदा स्टेट गार्ड। एट द एज ऑफ 22, जो 22 साल की उम्र में अंबेडकर जो है अमेरिका को जाते हैं, क्योंकि उनको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप, जो 11.50 स्टर्लिंग होता था पर मंथ फॉर 3 years। और ये स्कीम जो थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, यानी कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, उन्होंने ये स्कीम को इंस्टीट्यूट किया था, जिसका फायदा अंबेडकर को मिला था, और जिसका जो एक वजह बनी कि वो अमेरिका गए वहां पे पढ़ाई करने के लिए। एंड जब अमेरिका जाते हैं तो एक नए तरीके का एक तजर्बा उनको देखने को मिलता है। जिस तरह का तासुब वो हिंदुस्तान में देखते हैं महार कास्ट के खिलाफ, खुद के खिलाफ, जिस तरह का स्टिग्मा उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वहां पर एकदम ओपन इन्वायरमेंट मिलता है। तो काफी एक खुले जहन से वहां पर उस खुले इन्वायरमेंट में खुले रिसर्च को करते हैं, ओपन डीप रिसर्चेस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है, जहां पर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया न्यूयॉर्क में। फिर देन ही पास्ड हिज एमए एग्जाम्स इन 1915। मेजर जो था उसमें इकोनॉमिक्स था, एंड अदर सब्जेक्ट जो थे सोशियोलॉजी थे। और वहां पर जो है उन्होंने ही प्रेजेंटेड हिज थेसिस ऑन, उस थेसिस का टाइटल था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। अंबेडकर और अंबेडकर जो थे उस जमाने में उनके जो टीचर थे और मशहूर मुफक्किर जॉन डेवी के स्टूडेंट थे, और जॉन डेवीज वर्क ऑन डेमोक्रेसी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अंबेडकर। तो जाहिर सी बात है, जब आपको एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो आपके जहन को भी शेप करता है, आपके नजरिए की को भी शेप करता है, एंड इट गिव्स यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड वंस होराइजन, मेंटल होराइजन। तो जॉन डेवी का काफी असर अंबेडकर के नजरिए में मिलता है।
1916 में उन्होंने दूसरी एक थीसिस कंप्लीट की, जिस थीसिस का नाम था कि नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। तो जो दूसरा एमए किया था उसके लिए उन्होंने ये थीसिस लिखी थी। 9 मई को उन्होंने अपना एक पेपर प्रेजेंट किया। एक सेमिनार उस जमाने में हो रहा था कि जो दैट वाज कंडक्टेड बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गोल्डन वीजर। तो उन्होंने जो सेमिनार कंडक्ट किया, उन्होंने अपना एक पर्चा देखा, काफी मशहूर है वो। उसमें लिखा था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और ये काफी बेस बुनियाद बनता है उनका एक रुख जो है कास्ट को समझने का एक मुनज़्ज़म तरीके से। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जो है 1916 में ही अगेन एनरोल्ड हिमसेल्फ टू अ बार कोर्स, लॉ की डिग्री उनको करनी थी। देन ही बिकेम बैरिस्टर, ही वाज एनरोल्ड विद बार कोर्स इन ग्रेज इन। उसमें उन्होंने किया। फिर उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी उन्होंने किया एंड देन ही सबमिटेड हिज डॉक्टोरल थीसिस। 1917 में ही वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। 1917 में ही उनको वापस हिंदुस्तान में आना पड़ा, क्योंकि एक तो पहली आलमी जंग के हालात थे, दूसरा ये था कि उनकी स्कॉलरशिप रुक गई, उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो उनको वापस हिंदुस्तान आना पड़ा और स्टडी को बीच में ही रोक करके। और यहाँ आने के बाद जो है फिर उनको बाद में काफी अरसे बाद उनको एक मौका मिला कि नहीं, ही कैन गो टू लंदन टू सबमिट हिज थीसिस आफ्टर 4 years। देन ही रिटर्न एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और फिर उन्होंने कंप्लीट किया अपने डिग्रीज प्रोग्राम को। देन 1923 में उन्होंने डीएससी भी की इन इकोनॉमिक्स में, विच वाज अवार्डेड फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। और सेम ईयर जो है उनको जो है ग्रेज इन से बार की भी डिग्री मिल गई। देन हिज थर्ड एंड फोर्थ डॉक्टरेट्स, एलएलडी उनको कोलंबिया से 1952 में मिली, डिलिट उनको उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1953 में मिली एंड ही वाज कन्फर्ड ऑनरिस कॉजा एज वेल। सो सी imagine that he was a well read person in India, and at that point of time कि जब उस जमाने में हिंदुस्तान में बहुत कम ही ऐसे स्कॉलर थे जिनके पास इतनी ज्यादा डिग्रीज थी। डॉक्टर अंबेडकर जो थे एक प्राइवेट ट्यूटर का भी रोल उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने बहुत कोशिश की नौकरी के लिए। नौकरी मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर थी उस जमाने में भी और आज भी, और खास तौर से उस कास्ट के लोगों के लिए जो अनटचेबल्स ट्रीट किए जाते हों। तो उन्होंने काफी एक तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किया। ही वाज नॉट अलाउड टू डू ए जॉब। ही वर्कड एज अ ट्यूटर, देन एज एन अकाउंटेंट, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक कंसल्टिंग बिजनेस में एस्टेब्लिश किया। अगेन इट फेल्ड, और जो है जब भी उनके क्लाइंट्स को पता चलता था कि ही इज फ्रॉम एन अनटचेबल कास्ट, सब उनके छोड़ करके चले जाते थे। खैर 1918 में ही बिकेम ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन दी सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इन मुंबई। वहां पर भी एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर उन्होंने काफी एक्सपीरियंस किया डिस्क्रिमिनेशन को। although he was very successful with the student, जो है जो स्टूडेंट्स थे उन्हें काफी मानते थे बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ नॉलेज। लेकिन जो दूसरे प्रोफेसर थे, जो उनके कुलीग्स थे, दे वर नॉट रेडी टू शेयर वाटर विद हिम, और उनके लिए वो अपना अलग से पानी पीने का इंतजाम करके आना पड़ता। तो एक इमेजिन कीजिए कि जहां पर साथ काम कर रहे हो और आपके कुलीग्स ही आपके खिलाफ एक तफरीक करे, तासुब रखें और आपके साथ खाना न खाएं, आपके साथ पानी न पिए, बात न करें। तो ये एक तजर्बा आपको और जो है गुस्सा दिलाता है और आपको समझ में आता है कि इनके खिलाफ लड़ना है। सो और ये हुआ, अम्बेडकर ने अपने आप को स्टेबल किया। उन तमाम चीजों को जो तासुबात थे उसको एक एसेट की तरह बनाया और अपने आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को वो संवारते हैं। Ambedkar had been invited to testify before the Southern Barrow Committee थी, और उनको Southern Barrow Committee में बुलाया गया था। and Southern Barrow Committee was the one which was preparing the Government of India Act 1919, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, पूरा मसौदा था। वो उस मसौदा को जब बन रहा था उसको साउदर्न बारो कमेटी कर रही थी, उसमें उनको बुलाया गया था। और हियरिंग के दौरान जो है अंबेडकर ने कहा था कि दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी ए रिजर्वेशन फॉर अनटचेबल्स।
एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटीज एज वेल। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे उनके लिए भी ये कहा कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन होना चाहिए उनके लिए। 1920 में एंड ही बिगेन पब्लिकेशन ऑफ द वीकली, एक जर्नल था जिसका नाम मूक नायक था। मूक नायक इज ऑल अबाउट लीडर ऑफ द साइलेंट। ये इसको पब्लिश उन्होंने करना शुरू किया इन मुंबई में विद द हेल्प ऑफ शाहू महाराज ऑफ कोल्हापुर, और जो शाहू फोर्थ थे जिनका पीरियड 1874 से 1922 था, उनकी मदद से, उनसे जो मदद उनको मिली फाइनेंशियली, उस मदद से उन्होंने मूक नायक जो है पब्लिश करना शुरू किया था। जब मूक नायक का वो एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे थे, उस जमाने का एक मशहूर न्यूज़पेपर था केसरी, जिसके एडिटर कभी तिलक हुआ करते थे, उसमें उनकी मूक नायक का एडवर्टीजमेंट तक नहीं छापते थे। और इमेजिन कीजिए कि यानी कि एक तो छुआछूत सामने भी हो और छुआछूत प्रिंट में भी होने लगे कि नहीं, आपकी तो खबर ही नहीं छापेंगे, आपका एडवर्टीजमेंट भी नहीं छापेंगे। तो ये एक लास्टिंग इंप्रेशंस बने अंबेडकर की जिंदगी में। खैर अंबेडकर जो है वकालत उन्होंने शुरू की। देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट। ही ट्राई टू प्रमोट एजुकेशन टू द अनटचेबल्स एंड अपलिफ्टमेंट। वो अपने लोगों के लिए, कि जाहिर सी बात है कि उनको एक जाति की वजह से इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो तासुब झेलना पड़ रहा था। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो उन्होंने समाज नहीं देखा था, जिनके अंदर इल्म का कोई तजर्बा नहीं, कोई इल्म नहीं, उन्हें कितना झेलना पड़ता होगा। तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको बाइख्तियार बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ किया। और उनके लिए पहली ऑर्गेनाइज जो कोशिश रही जो है अंबेडकर की, उन्होंने एक इदारा बनाया जिसको कहते हैं बहिष्कृत हितकारी सभा, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। 1923 में इसे कायम किया था। इसका मकसद ये था कि जो है समाजी और माशी तौर से जो अछूत तबके हैं उनको और जो है बाइख्तियार बनाया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके बीच में तालीम को फरोग दिया जाए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए काम किया जाए। तो ये एक जो है एक काम था इस जमाने में, उसी टर्म है। और यहीं पर से और एक जो है ही स्टार्टेड चैंपियनिंग द कॉज ऑफ द दलित राइट्स, और उसके बारे में बात करते हैं। ही स्टार्टेड मेनी पीरियोडिकल्स, और बहुत ज्यादा मैगजीन्स उन्होंने शुरू किया। मूक नायक तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। फिर एक जो है बहिष्कृत भारत एक जो है पीरियोडिकल शुरू किया। फिर एक इक्वालिटी जनता, ये एक जो है पीरियोडिकल उन्होंने शुरू किया था। देन फाइनली ही वाज अपॉइंटेड to the Bombay Presidency Committee to work with all the European Simon Commissions in 1925. 1927 में जो है उन्होंने अपना खुद का एक आंदोलन शुरू किया, अपना खुद का एक मूवमेंट जो है शुरू किया अनटचेबिलिटी के खिलाफ। ही बिगैन विद द पब्लिक मूवमेंट एंड मार्चेस टू ओपन अप पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। जो पीने के जो कुएं हैं, जो पानी है जहां पीने के हैं, उसको सभी के लिए ओपन हो जाना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है प्रिविलेज कास्ट के लिए होना चाहिए। ही हैज टू स्ट्रगल फॉर द एंट्री ऑफ द दलित्स इन द टेम्पल, कि दलितों को, अछूतों को भी मंदिर जाने का हक होना चाहिए। उन्होंने भी एक सत्याग्रह लॉन्च किया था, जैसे गांधी का अपना एक अलग सत्याग्रह है, अम्बेडकर का अपना एक सत्याग्रह था इन दैट। तो 1900 जो है 27 में उनका अंबेडकर ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया महाद में, एंड फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल कम्युनिटीज, कि उनको मेन टैंक से पानी जो है। सत्याग्रह का नाम क्या? महाद सत्याग्रह सत्याग्रह इन महाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जो है 1927 में ही अंबेडकर ने पब्लिकली जो है मनुस्मृति को जला दिया था। जो है he wanted to just send a symbolic message that the caste should not exist। जहां पर गांधी जो है जाति को रिफॉर्म करना चाहते थे, अंबेडकर जाति को समाप्त करना चाहते थे, एंड दैट वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। 1930 में ही जो अंबेडकर ने कालाराम टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किया था आफ्टर 3 months ऑफ प्रिपरेशंस, जहां पर वो 15,000 वॉलंटियर्स के साथ जो है कालाराम टेम्पल पे इकट्ठा होते हैं, और वो सत्याग्रह भी होता है। और ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रोसेशन अपने जमाने में होता है। वो प्रोसेशन ये था कि एक जो है ये पूरा जो प्रथा है कि दलित शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल, इसके खिलाफ था। लेकिन
जब वो गेट तक पहुंचे उस कालाराम मंदिर के तो उस गेट को बंद कर दिया गया था उस जमाने के जो ब्राह्मण अथॉरिटीज थे। लेकिन जो एक बिगर वाटरशेड मूवमेंट है अंबेडकर के लिए है वो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट उसका एक बैकग्राउंड है। 1932 में ये पूना पैक्ट होता है। आपको याद होगा कि जो है 6 अगस्त 1932 में ही जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उस जमाने के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड का अनाउंस किया। और वो कम्युनल अवार्ड ये था कि देयर मस्ट बी ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। और इस अनाउंसमेंट को गांधी ने अपोज किया था कि नहीं, कि हिंदू इलेक्टोरेट्स को वो डिवाइड नहीं करना चाहते, दैट वी मस्ट गो विद द जॉइंट इलेक्टोरेट्स, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिवीजन ऑफ द हिंदूज। तो उन्होंने उसकी वजह से यरवदा जेल में वो बंद थे उस जमाने में गांधी जी, और वहां पर वो फास्ट रख लिया, व्रत। उसने कहा कि जब तक अंबेडकर जो है इसके खिलाफ नहीं जाएंगे और ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए अब अपनी बात नहीं मानेंगे, हम अपना जो है फास्ट ब्रेक नहीं करेंगे। एंड दिस वाज होल थैंक्स गांधी की नुमाइंदगी मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, और दूसरी तरफ से पलवंकर बालू थे। उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग अंबेडकर के साथ ये किया, अरेंज किया। फिर फाइनली वहीं पुणे पर यरवदा जेल में एक एग्रीमेंट होता है कि ठीक है, हम जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं होंगे, जो उस जमाने के दलित से जो है शेड्यूल कास्ट लेटर बाद में जाकर के कहा जाने लगा। ये हुआ कि दलितों के लिए जो है एक रिजर्वेशन होगा, और जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, असेंबली इलेक्शंस में, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के साथ होगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होगा। 1935 में एक अंबेडकर ने पब्लिकली प्रोक्लेम किया था दैट आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बिकॉज आई हैड नो कंट्रोल ओवर दिस, बट आई शैल नॉट डाई अ हिंदू। तो ये एक चीज जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो तमाम जो थे रिलीजियस लीडर्स जो थे वो उनके पास होने लगे कि नहीं, ही वांट टू चेंज हिज रिलीजन। जो सिख लीडर्स थे, इस्लामिक लीडर्स थे, उन तमाम लोगों ने अप्रोच किया अंबेडकर से कि वो इस्लाम को कबूल कर लें, या सिख ने कहा कि वो सिखिज्म में आ जाए, लेकिन वो उन दोनों मजहब पे नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अगर वहां कबूल करते हैं उस मजहब को, तब भी वो सेकंड क्लास ही सिख रहेंगे या सेकंड क्लास ही मुस्लिम रहेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द इक्वल स्टेटस इन दैट रिलीजन एज वेल। तो ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बिकॉज ही थॉट दैट ही विल बी कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म ऑफ हिज ओन काइंड, और उन्होंने अपनी तरह के एक बुद्धिज्म को भी डेवलप किया। खैर, उनके पॉलिटिकल कैरियर को देखें तो जो है 1935 से काफी ज्यादा एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब अंबेडकर वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, जिसको वो 2 साल तक वो रहते हैं। देन ही सर्व्ड एज ए चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और फिर उसके बाद जो है फिर उनकी वाइफ का इंतकाल जो है, उनकी वाइफ रामाबाई डाइड विद बिकॉज ऑफ सीवियर इलनेस। अंबेडकर काफी अकेले होते, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है कौम के लिए, अपनी कौम के लिए वक्फ किया, और वहां पर पहली बार जो है वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जिसको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता है। जो है in 1936 वो जो है then this party contested the election in 1937। बॉम्बे इलेक्शन को उन्होंने कॉन्टेस्ट किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। वहां पर 13 रिजर्व सीट्स और 4 जनरल सीट्स उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें 11 सीट्स को इन्होंने सिक्योर किया एंड 3 सीट्स रिस्पेक्टिवली उन्होंने इसको ये किया है। सो अंबेडकर पब्लिश्ड हिज बुक Annihilation of Caste on 15th May 1936। ये Annihilation of Caste was the most popular book of the Ambedkar। जो है उस जमाने में एक बाइबल माना जाता है कास्ट आंदोलन के खिलाफ, जाति को खत्म करने का जो एक तहरीक चली थी उसके खिलाफ जो है एक तरीके से एक आंदोलन है। तो ये देखें, और ये एक लेक्चर की शक्ल में आया था, और ये जात पात तोड़क मंडल जो 1936 में होना था उसमें इनको इनवाइट किया गया था। बाद में इनको नहीं बुलाया गया और वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक पूरी जो है पैम्फलेट की शक्ल में इसको पब्लिश की थी। देन उनकी एक किताब हु वेयर दी शुद्रास
वो काफी पॉपुलर रही, जिसमें उन्होंने काफी एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट किया गया और उन्होंने बताया कि कैसे जो है अनटचेबल्स का फॉर्मेशन होता है, ये इस पे बात की। फिर जो है फिर उन्होंने उनकी जो पार्टी थी उसको एक नई पार्टी में बदल दिया, जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1946 का इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, बट that party did not win. That party performed very poorly. Later he was elected to the Constituent Assembly of Bengal, क्योंकि उनको मुस्लिम लीग ने वहां से नॉमिनेट किया था, एंड देन एज ए नॉमिनी ऑफ मुस्लिम लीग ही वन द इलेक्शन एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन वहां पर दैट ही कॉन्टेस्टेड द महात्मा गांधी क्लेम टू स्पीक फॉर द दलित्स। वो हमेशा नाराज रहते थे गांधी जी की जो बात थी कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे हरिजन दलितों के लिए, वो उसके खिलाफ जो है काफी रहे। एंड ही कॉल्ड गांधी दैट his discontents were quite reflected in one of the work by Ambedkar, what Congress and Gandhi have done to the untouchables। ये वर्क 1945 में पब्लिश होता है, वहां पर अपने सारे डिसएग्रीमेंट्स को निकाल करके दिखाते हैं। फाइनली जो है अम्बेडकर जो है कॉन्टेस्टेड इन द बॉम्बे नॉर्थ फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, बट ही लॉस्ट हिज इलेक्शन to his former assistant because Congress party was in a dominant position, and he being despite in opposition to the Congress, Nehru was such a great man. He asked him to be part of his cabinet. He was being offered a law ministry. He joined as law minister in India. He was the first law minister who served in India, and but with some disagreement on Hindu code bill, he had to resign. And this is what about Ambedkar. Ambedkar after independence on 15th August 1947, when the new Congress-led government, and that time I told you that he was invited as a law minister. But on 29th August, he was appointed as chairman of the Constitution Drafting Committee and was appointed by the Assembly to write India's new Constitution. After that, completing the draft of the India's Constitution in the late 1940s, he suffered from a lack of sleep. जो है इनको न्यूरोपैथिक पेन होने लगी उनको पैरों में, उनको काफी ज्यादा बीमार रहने लगे। देन ही वेंट टू बॉम्बे फॉर ट्रीटमेंट। वहां पर वो एक शारदा कबीर से वहां पर मुलाकात होती है, एंड दैट शारदा कबीर केयर्ड फॉर हर एज फॉर हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। देन ही फाइनली decided to marry her, and she was a Brahmin and Sharda Kabir, but after that is getting married to Ambedkar, उन्होंने अपना नाम बदल करके सविता अम्बेडकर रख लिया। उन्होंने अपनी तमाम उम्र उनकी उन्होंने काफी मदद की। सविता अम्बेडकर was also called as माई, जो है उनको माई बुला जाता था, who died on May 29, 2003 at the age of 93 in Mumbai. In 1955, he founded the Bharatiya Buddha Mahasabha or the Buddhist Society of India. In 1956, he completed his final work, The Buddha and His Dhamma, which was published posthumously in 1956. He attended many programs, and in 1956 in Nagpur, he addressed a huge rally where he announced that he will no longer be Hindu. He expressed his intention to convert to Buddhism. He then proceeded to convert with some 5 lakh of his supporters around him. His work on the Buddha, Karl Marx, and the revolution and counter-revolution in ancient India remained incomplete. 1948 में ही अम्बेडकर जो है डायबिटिक के शिकार हो गए थे, एंड ही बिकेम बेडरिडन इन 1954 ड्यू टू मेडिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स एंड पुअर आईसाइट. हिज हेल्थ वर्सेंड ड्यूरिंग 1955. Ambedkar died in his sleep on 6th December 1956 at his home in Delhi at the age of 65. In 1990, Baba Saheb Ambedkar was given a Bharat Ratna award after his death. So contribution of Ambedkar is immense, and I always wished that
that every leader should behave like Ambedkar, because he was Dr. Ambedkar was the champion of social justice. He was a champion of social revolution, and he brought dignity to his kind of people. और एक ऐसे लीडर है जिन्होंने अपने समाज के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की, और वो दौर था जब अम्बेडकर ने अपनी तमाम एक्सपीरियंसेस को अपने जो है एक किताबों में महदूद किया ताकि उनकी आने वाली जनरेशन उससे सीखे. एंड देन ही सेड दैट द ओनली वे इज टू fight against the discrimination is all about educate, organize and fight. So educate, organize, fight, these three claim, ये तीनों चीजें थी कि आप जो है उनकी कौम को पढ़ना चाहिए, उनकी कौम को अपने आप को एक संगठित होना चाहिए, फिर उसके खिलाफ स्ट्रगल करना चाहिए अपने मान सम्मान के लिए. ये अम्बेडकर थे. दिस इज व्हाट अम्बेडकर वाज. एंड Ambedkar. If you have any questions, you can raise your hand. Else, we can discuss tomorrow because time is already up. We have already done a lot. So we have taken lots of time. So exceeded that. So this is a personal background. Personal background is needed to understand the thought and practices. कल हम जो है अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि what is his idea of annihilation of caste. And how do he look upon the annihilation of caste? इस पूरे annihilation of caste के जो डिबेट को मैं सोशल जस्टिस के प्रिज्म के तहत मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अंबेडकर के सामाजिक इंसाफ का जो नजरिया है वो क्या है. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हिम टुमारो फर्दर, हिज आइडियाज. ऑलराइट.